जय भारत साथियों, मैं आरपी द भारतीय आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी के लिए एक विशेष प्रोग्राम को लेकर के उपस्थित हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का कष्ट करें। आज का जो विषय बिंदु है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, विषय बिंदु ये है कि जनरली हम लोग बहुत कम समय में एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, बहुत कम समय के लिए मुखातिब होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बातें हम आपके समक्ष रखते हैं, अपने मन की बात तो हम कह लेते हैं, मन की नहीं दिल की बात, क्योंकि इस प्रोग्राम को नाम दिया गया हमारे जो विशेष एडवाइजर्स हैं सभी के सलाह मशवरे से कि क्यों ना हम आप सभी के बीच में दिल की बात शेयर करें। और अक्सर जब हमारे आपके बीच का कम्युनिकेशन पुअर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे आपके बीच में, उसका समाधान संभव नहीं हो पाता है। साथियों, आपको पता होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया मन की बात। और उस मन की बात में जनरली उन लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है जो लोग वहां तक ना पहुंचना चाहते हैं। केवल एंड केवल जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं उसे सुनना है। सुनने का मतलब क्या है? क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। आपको मैं बता दूं, इंटरनल मैटर, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मन की बात हो, चाहे बच्चों से संवाद की बात हो, या कहीं पर भी जहां पर वो पब्लिक से डायरेक्ट रूबरू होते हैं, डिबेट के माध्यम से, या कहीं किसी से मिलने चले गए, रैंडम किसी गरीब से मिले, उसका हालचाल पूछा, तो जितने भी लोग इस तरीके से लोगों से आपके यशस्वी प्रधानमंत्री मिलते हैं, उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको बोलना क्या है, कहना क्या है। कहीं ऐसे शब्दों का उच्चारण ना कर दें कि जो है नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती हो जाए। मतलब समझ रहे हैं ना कि हमारे पास अगर आप आओगे, हमारे नज़दीक आओगे, तो हमारी ही प्रशंसा करोगे, ताकि सामने वाले को देखने में लगे कि आरपी मौर्य बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जबकि साथियों, वास्तविकता ये होनी चाहिए कि डायरेक्ट पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और उसे ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, उसे पब्लिक के बीच में लाना चाहिए, ताकि वास्तविकता और जो रियल पॉइंट है वो चीज सामने आ सके। और मैं आपको बता दूं, ये मन की बात ही नहीं, तमाम ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, जहां तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। और अगर आप पहुंच नहीं पाते हैं तो मन में अपने प्रश्न रखे रहिए, या कोई विरोधाभास के क्वेश्चन रखे रहिए, वैसा का वैसा पड़ा रहता है। नरेंद्र मोदी जी उस पर कोई गौर नहीं करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप पीएमओ का नंबर होगा, नरेंद्र मोदी जी का नंबर होगा, उस पर फोन करिए और उनसे अपनी समस्या बताने के लिए जो भी व्यक्ति, लड़की या लड़का फोन उठाता है, उससे ये कहिए कि नरेंद्र मोदी जी से मेरी बात करवा दीजिए। तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप कभी भी अपने प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाएंगे। बात अगर आप कर सकते हैं
तो उसके लिए आपको बीजेपी का कार्यकर्ता होना पड़ेगा। बहुत बड़ा जो है वो एक तरीके से चाटुकार पूर्ण विश्वास में आ जाएंगे कि आप फोन पे, रिकॉर्डिंग पे, लाइव टेलीकास्ट पे आप हमारी ही तारीफ करेंगे, तब वो नरेंद्र मोदी जी आपको परमिशन देंगे। तो बात स्पष्ट हो गई कि सिर्फ ड्रामेबाजी है, और इस ड्रामेबाजी के चलते एक भी ना समस्या उनके सामने आती है और ना उसका समाधान होता है, या होता भी है तो सिर्फ ड्रामा होता है। साथियों, मन की बात नहीं होती है। देखो, ये मन जो है हमारा, ये बहुत ही अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में विचार अगर अच्छे हैं तो आप अच्छा कार्य करेंगे, मन में विचार अगर गंदे हैं तो आप गंदा कार्य करेंगे। और आपको पता होगा भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। तो निश्चित तौर पर है, सोचने का काम कौन करता? मन ही करता है। और अच्छा भी सोच सकता है और बुरा भी सोच सकता है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, लेकिन वो आपके मन की बात नहीं करते हैं, आपके मन की बात को शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। वे अपने मन की बात करते हैं, और उनको जो कहना रहता है, जिस तरीके से समाज को डाइवर्ट करना रहता है, जिस तरीके समाज को गुमराह करना रहता है, अपनी बात को कहकर चले जाते हैं और हम और आप सुनते रह जाते हैं। अगर आप वही नरेंद्र मोदी जी को कभी कोई एप्लीकेशन भेजिए, अपने तरीके से एप्लीकेशन भेजेंगे, कंप्लेन करेंगे, शिकायत करें किसी भी पदाधिकारी मतलब अधिकारी के खिलाफ हो या कोई गुंडे माफिया हो, आप भेज करके देखिए, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि वहां पर जब पीएमओ रिपोर्ट लगाएगा या पीएमओ उसको भेजेगा, तो जिस अपराधी के खिलाफ आपने कंप्लेन किया है उसी अपराधी को जो रिपोर्ट लगाने के लिए भेज दिया जाता है। यही आपके जन सुनवाई में भी होता है। मेरा कहने का मतलब साथियों, भारत देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, जनरली अगर मैं किसी से प्रश्न करता हूं तो लोग यही कहते हैं कि अच्छा, उससे अच्छा विकल्प क्या है आपके पास? तो विकल्प के लिए तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि मैं खुद तो नहीं कह सकता कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि ये चीजें समयानुसार डिसाइड की जाती हैं कि भाई कौन उस योग्य है, और समय से पहले कभी कभी हम किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझते हैं। तो साथियों, डायरेक्ट जो जनता का टच है वो आपके नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, लेकिन आपके नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, मन की बात है। अच्छा, उसी में एक अभियान चल रहा है, आपने देखा होगा, सुना क्या, देखा ही जान ही रहे हैं, जगह जगह नेट वेबसाइट वगैरह पे, सभी किताबों में, सभी पुस्तकों में स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चल रहा है। अब आप ये मुझे बताइए कि अपने पास पड़ोस में खूब स्वच्छता कर लीजिए, अपना घर बहुत बेहतर बना लीजिए, बहुत अच्छा सुंदर बना लीजिए, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद लीजिए, तो निश्चित तौर पर आपका घर तो शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया, दिख रहा है बहुत बढ़िया। लेकिन उसी स्वच्छ घर के अंदर आपका गंदा दिमाग भी है, कूड़ा दिमाग भी है। अगर आपका दिमाग शुद्ध नहीं हुआ तो आपका घर कैसे शुद्ध हो सकता है? सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब तक हम स्वच्छ दिमाग अभियान नहीं चलाएंगे तब तक हमारा स्वच्छ भारत अभियान कभी सफल ही नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने जो फॉर्मूला लगाया वो जस्ट उल्टा लगाया है। साथियों, जैसे गंदगी की मैं बात कर लूं, गांव में हर एक नागरिक की अपनी अपनी जिम्मेदारियों की बात मैं कर लूं, अगर प्रत्येक नागरिक गांव में जिम्मेदार हो जाए, उसका दिमाग स्वच्छ और पवित्र हो जाए, तो गांव भी विकास करेगा, पास पड़ोस भी विकास करेगा, हर व्यक्ति की प्रोटेक्शन और सुरक्षा होगी। भी तमाम बलात्कार केसेस हो रहे हैं। अगर स्वच्छ भारत अभियान के तहत के बजाय स्वच्छ दिमाग अभियान चलाया गया होता तो निश्चित तौर पर रेपिस्ट जो है वो रेप नहीं करता, हत्यारा मर्डर नहीं करता, तमाम अन्य प्रकार की घटनाएं जो हैं वो बाधित होती या नहीं हो पाती। तो जब हम स्वच्छ दिमाग अभियान चलाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, मोदी एंड कंपनी का जो मिशन है, वो विफल हो जाता है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान एक ड्रामा है और स्वच्छ दिमाग अभियान अगर चलाएंगे तो वास्तविकता हमें पब्लिक के बीच में बतानी पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी या जो भी अभी वर्तमान में है योगी एंड कंपनी, ये सब के सब झूठ के पुलिंदे हैं। इनका आधार और फाउंडेशन सिर्फ झूठा है। तो झूठ फाउंडेशन पर बैठ करके ये झूठ ही बोल सकते हैं,
बकैती ही कर सकते हैं, कभी भी अस्पष्ट विचारधारा आपके बीच में नहीं आने पाएगी, ये इनका संकल्प है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, हमारे देश की जो भोली भाली जनता है वो देखती है कि भाई नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर बोल रहे हैं कि भारत देश में इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, इतने लाख करोड़ पक्के घर बन गए, इतने लाख करोड़ लोग जो है लखपति हो गए एंड सो ऑन, तो वो मान लेती है कि हाँ रिकॉर्ड मेरे पास नहीं होगा, लेकिन हो सकता है हमारे गांव में विकास ना हुआ हो, लेकिन पूरे भारत में विकास चमक रहा होगा। तो इस प्रकार से लोग मान लेते हैं, जानते नहीं हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि अब वो सिस्टम को हमें और आपको फ्लॉप करना है, खत्म करना है, क्योंकि हमें आपको नेता बनना है। अगर हम आप नेता बनेंगे नहीं, हमारा रास्ता नहीं खुलेगा ना, तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे वर्तमान भारत में जो स्थिति है, आप सभी लोगों के कमेंट अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे, पूरा समय लेकर आज आपके पास उपस्थित हूं और सभी से बात करके ही हम अपनी बात को क्लोज करेंगे। तो साथियों, मैं ये कह रहा था, जैसे अभी लखीमपुर का कांड हो गया, ये लखीमपुर का कांड एक कोई सिंपल कांड नहीं है, मतलब एक अनोखा कांड नहीं है कि भाई बहुत दिनों के बाद ऐसी जो है घटना हो गई। ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं, सेंगर से लेकर के कानपुर, हाथरस, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं, बस उसके थोड़े थोड़े रूप अलग हैं। तो साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है कि अब आप देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जब आधार की मैं बात करता हूं या उसकी जो मजबूती की बात करते हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो आधार है, फाउंडेशन है, वह उसके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। अकेला व्यक्ति पार्टी नहीं चला पाता है, या अकेला कोई चला अभी तक सका भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप सिंपल, आप एक नागरिक हैं, आपने बीआरपी की सदस्यता ले ली है, तो जुड़े तो आप एक नागरिक के तौर पे, जुड़े आप एक वोट के तौर पे। वहीं पर कोई माफिया अगर हमारे साथ जुड़ जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वैसे उत्तर प्रदेश के हर जिले में माफिया गिरी है, अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे सिंपल नागरिक के बिहाफ पे और जीतने वाली कंडीशन में होंगे तो आपको मार डाला जाएगा। वैसे ही जो ये मिश्रा जी हैं, जिनके बेटे ने लखीमपुर कांड को करके उसको कुचला है, मतलब किसानों को कुचला है, ये ऑलरेडी हिस्ट्री सीटर पर्सन है, ऑलरेडी हिस्ट्री सीटर पर्सन है। तो अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, योगी आदित्यनाथ कहते हैं मैं गुंडा राज खत्म कर दिया, तो इन हिस्ट्री सीटर्स को अपनी पार्टी में ले करके क्या ये गुंडा राज कभी खत्म कर पाएंगे? सेंगर जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखा, और वो दुबे, यहाँ का जो बिकुरीपुर का दुबे, बिकुरी गांव का जो दुबे था, बिकरू गांव का, वो दुबे भी इनकी पार्टी से ताल्लुक रखता था। तो मतलब देश के अंदर जो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे बसपा की पार्टी हो, मैं मेजर पार्टियों की बात करूंगा जो अपना अड्डा बनाए बैठी हैं, तो इन पार्टियों में जितने भी कैंडिडेट हैं, वे कैंडिडेट पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ना हो करके गुंडे और माफिया होते हैं। और जब गुंडे माफियों का फाउंडेशन लेकर के कोई अगर सरकार बनती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वे पार्टियां उन गुंडे माफियों को ना तो कभी खत्म करेंगी और ना तो आम नागरिक कभी राजनीति में उत्थान करेगा। ये बात स्पष्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, उसके बदले अगर स्वच्छ दिमाग अभियान चलाया होता तो काफी हद तक जो है समस्या का समाधान मिल जाता। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ दिमाग अभियान अगर चलाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को पाखंड, अंधविश्वास, झूठ से बाहर अगर निकाल लें, तो नरेंद्र मोदी जी का विनाश वैसे ही हो जाएगा। तो साथियों, आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक आम नागरिक का नेता बनना बहुत ही दुर्लभ है। अभी आप देखिए, यहाँ पे 2-3 दिन से फिर वही चल रहा है, राहुल गांधी पहुंच गए ड्रामे करके, फिर प्रियंका चली गई, खैर पैसे वैसे जो भी दिए ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है साथियों कि अगर आप जा रहे हो तो आपको मीडिया बैकअप नहीं दे रही है, या कोई छोटा मोटा नेता जा रहा है तो उसको बैकअप नहीं दे रही है। लेकिन अगर वो बंदा वहां से दिल्ली से निकलता है तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एयरपोर्ट पे जाता है, ड्रामेबाजी शुरू, गाड़ियां जाती है, पुलिस वीआईपी लगे रहते हैं। मतलब हमारे देश में जितने भी हमारे पैसे हैं वो खर्च कहाँ हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी में पैसे खर्च हो रहे हैं। तो लगातार हमारा देश गरीब नहीं होगा तो क्या अमीर बनेगा? सिंपल सी बात है साथियों। इसलिए माइंड में ये बात आएगी ताकि हमारी बात आप तक पहुंचे और आपकी बात हमारी तक पहुंचे। इसीलिए इस
प्रोग्राम को हम लोगों ने शुरू करने का प्रयास किया है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए तमाम हम अच्छे अच्छे लोगों को आपके बीच में लाएंगे और आपसे भी रूबरू होंगे, आपके भी विचार जानेंगे और उनके भी विचार आपके पास रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। फाइनल हम लोग मिलकर के कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें राष्ट्र का नेतृत्व कैसे करना है और हमें भारत देश को एक बेहतर समाज कैसे देना है, मतलब अशोका राज की स्थापना हमें कैसे करनी है। साथियों, आज मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज बोलने के मूड में मैं हूँ नहीं, फिर भी मैं इतना बोल गया। लेकिन मैं आप लोगों के जो प्रश्न हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं लगातार तो आए दिन बोलता रहता हूँ आपसे रूबरू होते वक्त और शुरू करता हूँ तो स्पीड अप बात चलती रहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जो है आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करते वक्त आप अगर चाहते हैं लाइव आना तो लाइव हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अदरवाइज हम आपके कमेंट की जो माध्यम से हम आपके उत्तर देना चाहेंगे। तो सभी को मैं फिर से नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान करता हूँ। आपको मैं बता दूं साथियों कि जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है उसका जो अभिवादन वर्ड है वो जय भारत है। और जनरली नमो बुद्धाय अगर हम बोलते हैं तो नमो बुद्धाय लोगों को थोड़ा समझ कम आती है। वैसे तो अगर हम नमो बुद्धाय की बात करते हैं तो नमो बुद्धाय का मतलब होता है कि हम लोग बुद्धि विवेक को सैल्यूट कर रहे होते हैं, मीन्स इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को हम अपना गुरु मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। साथियों, अगर कभी कभी आपने जनरली सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि भाई ऊपर वाला भला करे या ऊपर वाला आपको बना दे या ऊपर वाले की कृपा होगी तो मेरा घर बन जाएगा, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी एंड सो ऑन। तो साथियों, अगर आप प्लेन से फ्लाई किए होंगे या कभी आप ऊंचाई पर गए होंगे या आप साइंस पढ़ते होंगे तो कभी भी आप इस पृथ्वी के बियॉन्ड में अगर आप जाएंगे तो ऊंचा ना कोई होता ना कोई नीचा होता है, पूरा का पूरा स्पेस ही है। लेकिन हम अपने सर के ऊपर की अगर बात करते हैं तो ऊपर ही मानते हैं। तो हमें कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मीन्स भगवान जिसको कहते हैं कि ऊपर मिलेगा तो ना ऊपर कोई भगवान है ना नीचे कोई भगवान है। लेकिन जब भी बात हम करते हैं ऊपर की तो हमारे सर के, हमारे जो बॉडी के सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो हमारा सर होता है। और जनरली किसी फिलोसोफर ने इस बात को इंडिकेट करने का प्रयास किया है कि हमारा सर का मतलब हमारे दिमाग से है। तो दिमाग की अगर कृपा होगी, दिमाग की कृपा होने का मतलब क्या है, अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, हम लोग अच्छा काम करेंगे, हम लोग बेहतर काम करेंगे तो निश्चित तो बात है कि हम सफल होंगे। और अगर ऊपर वाले की कृपा नहीं हुई, मीन्स दिमाग की कृपा नहीं हुई, दिमाग ने काम करना नहीं शुरू किया, दिमाग ने गलत सोचा, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, तो निश्चित तौर पर हमारी असफलता निश्चित है। तो ऊपर वाले का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग से है और बुद्धि विवेक से है साथियों। बाकी इस संसार में स्टीफन हॉकिंस ने पूरे के पूरे दावे के साथ ही पेश किया है कि भैया इस संसार में कोई कुछ नहीं है, सब जो है वो इंसान है, इंसान ही बनता है और बनाता है, बाकी सब नेचुरल एक्टिविटी का रिजल्ट है। और हमारे देश के अंदर तो आप जान ही रहे हैं कि कितने जो है चमत्कारी लोग हैं। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये सब ड्रामेबाजी में दिन भर चमत्कार में ही बिजी रहते हैं। तो जब ये व्यक्ति दिन भर चमत्कार में बिजी रहते हैं तो क्या इतने अज्ञानी थोड़ी हैं? ये सब ज्ञानी हैं, ये सब जानते हैं वास्तविकता। लेकिन इनको पता है कि जितना बढ़िया हम समाज को लपेटेंगे, जितना समाज में अंधभक्ति पैदा होगी, जितने समाज बेवकूफ रहेगा, उतना ही इनका धंधा तेजी से चलता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अनाउंस किया था कि जो जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं ये सारे के सारे जो हैं क्या कहते हैं, सदन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो ट्रू है और हमें इस पर गौर फरमाना चाहिए कि हमें किसी प्रकार के ऐसे कर्म कांडों में लिप्त नहीं होने चाहिए, पैसे नहीं खर्च करने चाहिए कि जिससे कि हमारा और आपका नुकसान हो जाए। तो साथियों जो है आगे मैं कमेंट को लेता हूं। सभी को जय भारत, जय बीआरपी। तो मैं बात बीआरपी की कर रहा था, तो बीआरपी में नमो बुद्धाय का जो वर्ड है वो बड़ा ही कॉमन है। इसे धार्मिक ना लेकर के इसे हम साइंटिफिकली अगर लें तो बेटर है। दूसरी बात है कि जय भारत भारतीय संविधान के अनुसार किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है और इसलिए हम सभी को, हम एक दूसरे को जय भारत से संबोधित करें तो मेरे हिसाब से कि पूरी बैलेंस सोसाइटी की स्थापना हो सकेगी। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद। शिव कुमार मौर्य जी, सभी को जय भारत, जय भारत, जय भारत,
और विजय कुमार जी, शिव कुमार जी, विजय कुशवाहा जी, थोड़ा कमेंट डाउन हो रहा है। संतोष कुशवाहा जी, जय भारत, जय बीआरपी। लोकेंद्र जी, नमो बुद्ध है, जय बीआरपी, जय भारत। अखिलेश साक्या जी, बड़े भाई आप भी जन अधिकार पार्टी से मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। देखिए अखिलेश साक्या जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यह है कि अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो उत्तर देना जायज है, और हम ऐसे लीडर नहीं हैं कि जो आपके प्रश्नों को सुन करके भाग खड़े हों, या जो मेरे फेवर में ना हो, मतलब की बात ना हो, उसको हम ना करें। या तो आपने कमेंट ना किया हो, या अपने साथियों से बोलिए कि हमारे विशेष तौर से लाइव प्रोग्राम में ऐसे कमेंट ना करें कि मुझे वास्तविकता को खोलना पड़े। मैं आपको बता दूं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी से हमारी व्यक्तिगत मुलाकात हुई। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम टार्च लेकर चल रहे हैं, हम कोई रोड बनाने नहीं आए हैं। टार्च लेकर चल रहे हैं, रोड बनाने नहीं आए हैं, रास्ता बनाने नहीं आए हैं, इतिहास बनाने नहीं आए हैं। हमें जहां से रास्ता मिलेगा हम उस रास्ते पर निकल जाएंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जी का स्टेटमेंट रहा है। मैं बड़ा आदर करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि आखिर जो हमारी आइडियोलॉजी है, मैं एक जातीय बात नहीं करूंगा, हमारी आइडियोलॉजी मतलब भारत देश की वास्तविक आइडियोलॉजी की, उस आइडियोलॉजी को हम लोग समाज में दमदारी से रखते नहीं हैं। और जब हम दमदारी से नहीं रखेंगे, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम आम का पौधा नहीं लगाएंगे आज, तो कल हम आम के फल कैसे खाएंगे, ये संभव ही नहीं है। और उन्होंने एक बात और हुई हमारी, तो चलो ठीक है, भागीदारी संकल्प मोर्चा आपका है। उन्होंने कहा कि आरपी मौर्य जी, आप लोग जिस तरीके से पार्टी बनाए हैं बहुत गलत काम कर रहे हैं। हमने कहा माना, हम गलत काम कर रहे हैं, थोड़ा हम लड़ाकू भी हैं, थोड़ा हम बोल भी जाते हैं, तो मैं माना कि मैं समाज में गलत हूं, मैं समाज में गलत हूं। तो आपके समाज में और भी तमाम पार्टियां हैं, तो सबके सब तो गलत है नहीं, तो आप मेरे को छोड़ करके बाकी अगर सभी को ले लेते तो मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी राजनीति छोड़ देता। हमारे को शौक नहीं है राजनीति करने का। तो उनका ये कहने का मतलब है कि हमने किसी को मना नहीं किया, जो भी हमारे साथ आएंगे वह हमारी पार्टी में विलय हो जाएंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा में अगर रहेंगे तो हम केवल अकेले रहेंगे। बात समझिएगा, यहां पर समस्या के समाधान की बात नहीं हो रही है, यहां पे भाई भाई को अधिकार देने की बात नहीं हो रही है। यहां पे हम सर्वो सर्वा रहेंगे और हम हर प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रहेंगे, चाहे मुझे बोलना आए और चाहे मुझे ना बोलना आए, चाहे मुझे राजनीति आए और चाहे मुझे राजनीति ना आए। तो साथियों, पहला पॉइंट तो ये कि जो है जहां पर हमारी छोटी से छोटी विचारधारा ऊपर तक नहीं जाती है, या गरीब से गरीब व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, उसके अधिकार और उसकी बातों का मजाक बनाया जाता है, आरपी मौर्य वहां कदम नहीं रखता है। दूसरी बात, आरपी मौर्य हमेशा वो काम करता है जिसके प्रति वो हमेशा जवाबदेह रहे। जैसे आप कोई भी मेरे से प्रश्न करेंगे कि सर आपने जो है तालाब में डुबकी क्यों लगाई, सर आपने जहर क्यों खाया, सर आपने इतना ये काम क्यों किया, वो काम क्यों किया। हो सकता है कि मैं चलते चलते कोई गलत ऐसा काम करूं जो आपको लगे गलत हो, तो अगर आप जब मेरे से क्वेश्चन करोगे कि सर आप ऐसी बात करते थे कि आप सही मार्ग का अनुसरण करोगे, फिर आपने गलत काम क्यों किया, तो उसके पीछे भी हमारा कोई ना कोई लॉजिक और मिशन होगा जिसके प्रति हम जवाबदेह होंगे। लेकिन हम मुंह चुरा के भागने वाले लोग नहीं हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आपकी पार्टी में लोग विलय कर लें। मतलब एक तो लोग पार्टी बनाए हैं, अगर पार्टी बनाए तो कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य रहा होगा भाई कि वो कुछ डिफरेंट करना चाह रहे होंगे।
मान लेते हैं कि अगर मैं आपकी पार्टी में शामिल हो जाऊं, मैं का मतलब कोई भी पार्टी, तो आप ये मुझे बताओ कि आपकी पार्टी का एजेंडा और मिशन क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेरा कोई एजेंडा और मेरा कोई मिशन नहीं है, और मेरा कोई एजेंडा और मिशन नहीं है, हम जिधर चाहेंगे उधर चल जाएंगे। हमारी पार्टी में जो शामिल होगा वो हमारे आदेशानुसार काम करेगा। आप मेरे से प्रश्न करोगे, मैं उत्तर दूं और या ना दूं, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो फिर भाई बात कैसे बन सकती है? आप मुझे बताइए अखिलेश आक्या जी, अगर आप वही गलती आप भी कर रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा ये बात, जो गलती आपके माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने बसपा में जाकर के किया, 20 सालों का समय बर्बाद किया, और बर्बाद करने के बाद उसी रास्ते पर आए कि पार्टी बनाई, फिर भी गलती कर रहे हैं। और एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना 20-25 साल 30 साल दिया, और देने के बाद फिर वो बीजेपी में आ गए। वही गलती वो बार बार किए। चलो मानिए बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी बना ली, बनाने के बाद उन्होंने पार्टी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा प्रोसीजर मेंटेन नहीं किया कि जहां पर लोकतंत्र हो, जहां पर समाज का एक गरीब का बेटा भी आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुला हो। तो जैसे अखिलेश यादव हैं, पूरा का पूरा परिवारवाद चल रहा है, मायावती हैं, व्यक्तिवाद चल रहा है, कांग्रेस में पूरा का पूरा परिवारवाद चलेगा। तो समाज से मैं ये प्रश्न का उत्तर चाहूंगा, क्या यह समाज किसी के बाप की बपौती है क्या? अगर आरपी मौर्य में योग्यता नहीं है तो दूसरा आरपी मौर्य पैदा हो सकता है, दूसरा कोई और मौर्य पैदा हो सकता है, दूसरा और कोई भाई पैदा हो सकता है, और वो समाज का नेतृत्व कर सकता है अगर उसके पास टैलेंट है तो, और उसको पूरी तरह वरीयता देनी चाहिए। तो जो साथियों ये पार्टी होती है, ये पार्टी किसी के बाप की बपौती नहीं होनी चाहिए अगर आप समाज का उत्थान चाहते हो तो। अब बात यहां पर आती है, कुछ लोगों के माइंड में ये प्रश्न रहते हैं, मैं बार बार इस चीज को कहूंगा कि भाई पार्टी वह व्यक्ति चलाता है जिसके पास पैसा होता है। और नेचुरल सी बात, अभी देखो राहुल गांधी गए 50-50 लाख का जो डोनेशन देकर आए, और मोदी हैं तो भाई वो अडानी अंबानी के पास से पैसे लेकर के आए हैं, ये बात फैक्ट है। तो जब आरपी मौर्य के पास पैसा नहीं है या किसी अन्य भाई के पास पैसा नहीं है तो वो पार्टी कैसे चलाएगा? अब ये उनकी समस्या हो सकती है, समाज की सोच की समस्या हो सकती है, लेकिन हमारी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जब बीआरपी को खड़ा किया गया, जब बीआरपी को स्टैंड किया गया, तो बीआरपी के पास पैसे नहीं थे, और आज भी मैं कहूंगा कि बीआरपी को पैसे की जरूरत नहीं है। कौन से पैसे की? ब्लैक मनी की। बीआरपी मीन्स जो चुनाव आयोग का प्रोसीजर और कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट ये होता है कि जब आप सदस्य बनाते हैं, पार्टी में किसी को जोड़ते हैं, तो एक तो प्रोसीजर होता है सदस्यता शुल्क का, दूसरा आप अपनी इच्छा अनुसार जो है आप उन्हें जो है क्या कहते हैं फ्री सदस्यता भी दिला सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट या कह सकते हैं सहभागिता शुल्क भी ले सकते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, आप ये मुझे बताइए कि आरपी मौर्य अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा है समाज के उत्थान में, देश के उत्थान में। अगर आप बीआरपी पार्टी में जुड़ जाते हैं और आप घर पे बैठ करके अपना वोट देकर पार्टी को लेवल पर लाना चाहते हैं और दिन भर आप रुपए कमा रहे हैं, तो क्या आप दिन में 1 रुपया बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को नहीं दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हैं तो आप मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको फिर मेरी बात नहीं समझ में आएगी। और 1 रुपए की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं बीआरपी के माध्यम से किसी को गरीब नहीं बनाना चाहता। कोई ये ना कहे भविष्य में कि आरपी मौर्य आया और समाज का पैसा लूट करके घर बना लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लिया, गाड़ियां खरीद लिया और समाज को लूट के लेकर चला गया, बीजेपी में बिक गया, कांग्रेस में बिक गया, तमाम एंड सोमान। अक्सर ऐसा हुआ है, केशवदेव मौर्य ने यही एक्टिविटी करी है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कुत्तों बिल्लियों की तरह घूमते रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, एक भी सीट ना निकाल पाए हैं, ना भविष्य में निकाल पाएंगे।
ये स्टेटमेंट उन्होंने बोल दिया है। तो साथियों, हमें इसकी चिंता नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पास अगर हमारा समाज साथ में खड़ा है और 1-1 रुपए डेली देगा, डेली देने का मतलब है कि आप लोग अभी जागरूक नहीं हो पाए, समाज अभी जागरूक नहीं हो पाया। जैसे मैं उसको बोल रहा हूं कि भैया डेली 1 रुपया देना है, तो समाज हो रहा है, अरे यार कौन सी 1 रुपए की बात है, कभी भी मैं तो 100 रुपए दे दूंगा, 1 रुपए की कौन सी बात है। तो वो सिस्टम में नहीं आ पाता है, वो डेली 1 रुपए ट्रांसफर कैसे करे, ये उसके पास समस्या है। महीने में 30 रुपए कैसे ट्रांसफर करे, ये उसके पास समस्या है। अगर हम घर घर कलेक्शन लेने जाएं तो जिस भाई से मैं 30 रुपए मांगूंगा ना, वो 100 रुपए से कम नहीं देगा। और आप सोचो जरा, बीआरपी में अभी जो सदस्य हैं नॉर्मल, वो सदस्य कम से कम 5 लाख, और बहुत पहले, अभी 1 महीने पहले हमने घोषणा करी थी, 5,43,000 के आसपास जो है हमारे सदस्य बन चुके हैं। अब इसमें कुछ कंटिन्यूअसली दिन भर फोन आते रहते हैं, मिस कॉल वाला जो सिस्टम चलता है। तो साथियों, मेरा ये कहने का मतलब, अगर हमारे 5 लाख सदस्य एक्टिव हो गए और डेली हमारे पास जो है 5 लाख रुपया आने लगेगा हमारे पार्टी फंड में, तो आप मुझे बताओ, किसी नेता के सामने हमें झुकने की जरूरत है? आपको झुकने की जरूरत है? आज जो राहुल गांधी वहां पे गए, 50 लाख रुपए दे करके आए, तो 50 लाख रुपए देकर आए, पूरा उत्तर प्रदेश दब गया, पूरा भारत दब गया, हरे हरे हरे, नहीं नहीं नहीं, 50 लाख रुपए दे करके आए। तो मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग 1-1 रुपया डोनेट कर रहे हो, डेली 5 लाख रुपए, गिरी कंडीशन बता रहा हूं, 5 लाख रुपए अगर आ रहे हैं, तो 50 लाख रुपए नहीं, मैं 1 करोड़ दे करके आता। अभी हम 1 करोड़ रुपए दे करके आते। तो साथियों, ये बात नहीं है कि किसी के पास पैसे अगर हैं तो वो राजनीति में सफल हो जाएगा, या वो अपनी जो है पराकाष्ठा पे पहुंच करके पूरी जनता का विश्वास जीत लेगा। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि जब मैं पैसा अपने व्यक्तिगत अकाउंट से खर्च करूंगा तो मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। सीधी सीधी बात है इन्वेस्टमेंट की। जैसे राहुल गांधी अभी आए, 50,000 रुपए देकर, 50 लाख देकर गए, या तमाम अभी अखिलेश यादव वहां गए, जो है गोरखपुर में गए, वहां 20 लाख रुपए दे करके आए, और कहीं नहीं गए। मौर्य वगैरह में कुछ होता तो यादव जी को टेंशन नहीं रहती है। तो जो ये पैसे वो दे रहे हैं, किसी भिखारी को कभी 1,000 रुपए नहीं दिया होगा अखिलेश यादव ने, किसी जरूरतमंद को नहीं दिया होगा, लेकिन ये सब पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट पे होता है। जब ये लोग पैसा दिखाते हैं, मेरे पास इतना रुपया, हमने इनको डोनेट किया, इनको डोनेट किया, तो लोगों को लगता है अरे बड़ा अमीर चंद है। अरे अमीर चंद से ये पूछो कि ये मेरे अमीर चंद भाई, तो ये बता कि तेरे पास ना कोई धंधा है, ना कोई काम है। भाई रोजगार अगर अखिलेश यादव का पूछो कि अखिलेश यादव जी कौन सा रोजगार करते हैं, तो आप नहीं बता पाओगे कौन सा रोजगार करते हैं। और राहुल गांधी कौन सा काम करते हैं, तो भी आप नहीं बता पाओगे कौन सा काम करते हैं। सबके सब बेरोजगार हैं, लेकिन पैसे की झड़ी इनके पास लगी है, गाड़ियों की झड़ी लगी पड़ी हुई है। कहां से आ रहे हैं पैसे सारे? ये पैसे सारे कहां से आ रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये पैसे आ रहे हैं आपके जो है इनडायरेक्ट ब्लैक मनी के माध्यम से, आपके खून पसीने की कमाई कोई लोग चुरा चुरा के अपना अकाउंट भरे रहते हैं और उसके बाद ये पैसे खर्च करते हैं डायरेक्टली, तो ये पैसा कहीं ना कहीं देश का है। और अगर ये व्यवस्था चलती रहेगी तो मैं बता रहा हूं कभी भी समाज आपका मजबूत नहीं होने वाला है। इसलिए ये टेंशन आप छोड़ दीजिए कि जो है वही पार्टी वाला आगे बढ़ सकता जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा वह भी बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। और 1-1 रुपए ले करके आपसे, 10-10 रुपए आपसे ले करके अगर हम पार्टी को स्टैंड करते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी आपकी है। अभी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको पढ़िए, उसमें आरपी मौर्य का एक भी अधिकार नहीं है कि जो आरपी मौर्य अपनी मनमानी से काम कर ले। तो मैं पागल बैठा हूं क्या? मैं अखिलेश यादव नहीं बन सकता था, मैं बाबू सिंह कुशवाहा नहीं बन सकता था, मैं मायावती नहीं बन सकता था, मैं राहुल गांधी नहीं बन सकता था कि एक परिवार की पार्टी बना लेता और देश दुनिया को बेवकूफ बनाता कि आओ 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 हमारी पार्टी में जुड़ जाओ, हमारी पार्टी में जुड़ जाओ। एक निवेदन आपसे मैं कर रहा हूं, दुनिया को आप सभी बोलिएगा कि बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी, मायावती की पार्टी बीएसपी, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, और जो है सपा अखिलेश यादव की पार्टी। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है
ये आरपी मौर्य की पार्टी नहीं है, ये पूरा का पूरा समाज की पार्टी है। समाज के लोग इसको नेतृत्व करेंगे। आज मैं कर रहा हूं, मैं फाउंडेशन दे रहा हूं, बैकअप दे रहा हूं, प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, और जैसे आप लोगों में से ट्रेंड लोग हो जाएंगे, समझदार लोग हो जाएंगे, मैच्योरिटी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली मैं रिलैक्स करना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि हम एक कमरे में बैठ करके मॉनिटर करें और पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जिस ट्रैक की मैं बात कर रहा हूं उस ट्रैक पर वो चलता रहे। तो साथियों, हमें भागने दौड़ने की और फालतू में फोटो खिंचवाने की शौक नहीं है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब रास्ता पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक खुला रहेगा हर किसी जाति वर्ग के लिए। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का स्ट्रक्चर और योजनाएं पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। और आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को, तो जो भी आपके डाउट होते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें या डायरेक्ट हमें पूछें, हम आपका तुरंत ऑन द स्पॉट उत्तर देंगे। एक एक लाइन भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के संविधान का हमें पता है। तो साथियों, इसलिए अभी कई सारे लोग, अभी आज मेरे पास फोन आया था इनका, जो मुस्लिम पार्टी है, नाम क्या है इसका, AIIM, बोल रहे थे सर आप जो है इनके साथ मिल जाइए और मौर्य और जो है मुसलमानों का जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा समथिंग। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम तो एकीकरण की बात कर ही रहे हैं, सब एक हो जाओ। लेकिन हमें उनसे दिक्कत है, एक उनसे दिक्कत जानते हैं किससे है? जो वेश्यावृत्ति में रहते हैं। वेश्यावृत्ति का मतलब जानते हैं आप? उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं बिना पेंदी के लोटा। आज यहां कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां। वेश्यावृत्ति मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो बढ़िया रेट लगाता है उसी की तरफ उनका झुकाव होता है, ये नेचुरली आप जानते हैं। तो ऐसे हमारे समाज में कुछ नेता हैं कि जिनका कोई नियम और कानून, धर्म और संविधान नहीं है। वो आज यहां तो कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां। जैसे ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए। ओम प्रकाश राजभर अच्छी अच्छी बातें तो कर लेता है गांव की भाषा में, ठीक है, लेकिन उनका कोई नियम कानून नीति नहीं है। वो जहां पर उनको बढ़िया सेटिंग व्यवस्था मिल गई वहां पर ओम प्रकाश राजभर 1 2 3। और आज तो बाबू सिंह कुशवाहा को भी इन्होंने छोड़ दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा को छोड़ करके इन्होंने भागीदारी जो संकल्प मोर्चा था वो डैमेज हो गया। और भागीदारी संकल्प मोर्चा जब डैमेज हुआ तो बाबू सिंह कुशवाहा लगातार जो है अपना प्रोग्राम मेंटेन कर रहे हैं। चारों तरफ ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। ताबड़तोड़ जो रैलियां हो रही हैं, रैलियां इसलिए नहीं हो रही, बाबू सिंह कुशवाहा के व्यक्तिगत पैसे से हो रही हैं। समाज का कोई भी बंदा 1 रुपया नहीं खर्च कर रहा है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। तो उनके पास पैसा कहां, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मैं जानना चाहता हूं। लेकिन जो ये रैलियां हो रही हैं बहुत अच्छी बात है, हमें भी देखकर खुशी होती है, यार चलो कोई तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं मिस्टर बाबू सिंह कुशवाहा जी से ये कहूंगा कि अपने ऊपर, अपने दम पर, अपने बल पे कब लड़ोगे? अगर अपने दम पर, अपने बल पे लड़ते हो तो आरपी मौर्य आज समर्थन करने को तैयार खड़ा है। लेकिन मुझे पता है कि आप एक लालटेन और टार्च लेकर चल रहे हैं। आप रोड बनाने नहीं आए हैं, आप क्या करने आए हैं? बने बनाए रोड पर चलने आए हैं। और जब बने बनाए रोड पर चलने की आदत है आपको, तो आप व्यक्तिगत जितना पैसा खर्च कर रहे हो उतना रिटर्न में तो ले सकते हो। समाज में 2 4 10 लोगों को, 20 लोगों को नौकरियां दे सकते हो, नौकर बना सकते हो, लेकिन समाज को नेता नहीं बना सकते हो। इसलिए मेरा समाज से निवेदन है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लगिए, लेकिन नेता ऐसा चुनिए, पार्टी ऐसी चुनिए जो स्वाभिमानी हो, जो आपके लिए इतिहास रचने के प्रिंसिपल पर काम कर रही हो। बाकी भगौड़े किस्म की पार्टियां तो तमाम हैं, अगर इनके चक्कर में आप रहोगे तो कभी भी समाज ना एक हो सकता है और न समाज को अधिकार और न्याय मिल सकता है। अंकित वर्मा जी लिखते हैं, वर्तमान में लोग बीजेपी को हटाने के लिए सपा को बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए अंकित जी, चोर और चोर मौसेरे भाई, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? बड़ा चोर गया, छोटा चोर आ गया, बड़ा अपराधी गया, छोटा अपराधी आ गया, करना दोनों का वही काम है। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अखिलेश यादव के एक नहीं 50 गलतियां मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जौनपुर में उमाशंकर रमाशंकर मौर्य की हत्याकांड हुआ और उस हत्याकांड में अखिलेश यादव 6 दिन एसी के कमरे में बैठा रहा। व्यक्ति ना तो एक सेंटेंस बोला और ना तो वहां पे गया,
मजबूरी में उनको लाश का दफन करना पड़ा। तो अखिलेश यादव के अंदर मानवता कैसी? आज जब यहां पर लखीमपुर खीरी में कांड होता है तो अखिलेश यादव को यह लगता है कि नहीं नहीं नहीं, बहुत अपराध हो रहा है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव सत्ता के बाहर है, उनको सत्ता चाहिए। अगर वो सत्ता पा जाएंगे तो वो भूल जाएंगे। रामवृक्ष यादव की कहानी तो आपको याद होगी। तमाम ऐसे न जाने कितनी कहानियां हैं कि गुंडागर्दी चरम पर। बीजेपी से कमजोर सपा नहीं थी गुंडागर्दी लूट घसोट के मामले में। तो जो आप बीच में मेहनत कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं बीजेपी को हटाने के लिए सपा चाहिए, तो सपा को ला करके आप क्या करोगे? कौन सा विकास कर लोगे? मुझे बताओ ना। तमाम हमारे समाज के लोग लगे पड़े हैं। अरे जिनका उद्देश्य सिर्फ एक विधायक बनना है, जिनका उद्देश्य सिर्फ एक जिला पंचायत बनना है, जिनका उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना है कि अखिलेश यादव से बात हो गई है, मुझे वोट दिलाना तो मैं नौकरी दिला दूंगा, ऐसे लोगों को मैं कौन सी देशभक्ति का पाठ पढ़ाऊं? इनके ऐसे लोगों को मैं कौन सी समाज के विकास की बात करूं? जिसको व्यक्तिगत स्वार्थ की लगी पड़ी है वो समाज के विकास के नाम पर अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी कल ही मैंने कुछ लड़के थे, एक ने लिखा कि नहीं इस बार सपा सरकार आएगी, सपा सरकार लाना है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, ज्यादा प्रोटोकॉल में रहना ठीक नहीं है। हमने नॉर्मली फोन लगा लिया तो वहां पर कोई विधायक है, तो उन मौर्या के 8-10 लड़के थे, तो वहां पर वो उनको दारू सारू पिला करके मस्त किए रहता है वो विधायक। और मस्त किए रहता है तो वो दिन भर उनका गुणगान गाते रहते हैं। हमें बोलने लगे भैया मेरे को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा और आप अपना काम करिए, हम लोग ऐसे ही हैं, ऐसे रहेंगे। और उसके बाद मोदी जी को गाली दे रहे हैं। तो ठीक है, गाली आप दो, गलत आदमी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? और मैंने बोला कि मैं 8वीं पास हूं, और वो बोला कि मैं MSc कर लिया हूं। तो जब मैंने बोला मैं 8वीं पास हूं तो मेरे सर पे और चढ़ता चला गया। वो मेरे को जाना नहीं, पहचाना नहीं। नॉर्मली अब हर कोई गली गली में मेरे को भी नहीं जानता, ये बात क्लियर है। जितने लोग समाज में एक्टिव हैं वो सारे जानते हैं, लेकिन जो लोग एक्टिव नहीं हैं वो लोग अभी नहीं जानते, क्योंकि जमीनी लेवल पर उस प्रकार से काम कोरोना के चलते नहीं हो पाया। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। तो उन्होंने अपनी धुन में लगे रहे। तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूं कि अब उन शराबियों को, चाहे वो मौर्य हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे कोई किसी अन्य जाति के हों, उनको राष्ट्रभक्ति का पाठ क्या पढ़ाओगे? नरेंद्र मोदी को पता है, योगी आदित्यनाथ को पता है, अन्य पार्टी वालों को भी पता है कि ये साले दारू पर बिकते हैं, ये हरामजादे जो है इनको ऐश करना होता है, तो इनके लिए पैसे खर्च कर दो, वोट भी देंगे और तेरे लिए मेरे लिए लाठी भी चलाएंगे। तो ऐसे लोगों को अगर मैं कहूं कि नहीं मैं मौर्य समाज का हूं, तो मौर्य का भाई है तो मैं उसको सपोर्ट करूं, ऐसे भाइयों को सपोर्ट करके हम क्या करेंगे? सम्राट अशोक के बारे में जानते होंगे ना, सम्राट अशोक ने अपने भाइयों को काट डाला था। कुछ लोग कहते नहीं काट डाला था, कुछ लोग कहते नहीं काट डाला था, कुछ लोग कहते नहीं नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान था कि उन्होंने अपने भाइयों को काट डाला, बहुत बड़ा अपराधी है। अगर सम्राट अशोक अपराधी थे तो मैं भी अपराधी बनना चाहूंगा, मैं भी अपराधी बनना चाहूंगा। मैं ऐसे लोगों की काटने की बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कट रहे हैं लोग, लेकिन सामाजिक हत्या की बात मैं जरूर करूंगा। ऐसे लोग जिनकी कोई धर्म नीति नहीं है, कर्म नीति नहीं है, नीति और नियम सिद्धांत नहीं है, ऐसे लोगों की सामाजिक हत्या जरूरी है। अगर सामाजिक हत्या आप कर देते हैं तो कभी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और समाज में मुंह दिखाने लायक अगर नहीं रहते हैं तो नेतागिरी भूल जाएंगे और समाज आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जनरली लोग कहते हैं अरे भाई सम्मान के साथ बोलो, समाज के किसी नेता के बारे में मत कहो या नाम मत लो, तुम अपना काम करो। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन खेल तो तुम बिगाड़ रहे हो ना। हम अपने खेत में आलू बो रहे हैं और तुम आके रात में उसको जो उखाड़ के फेंक दे रहे हो। हम एक भाई से कह रहे हैं कि यार दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको सुबह शाम मैं टेबलेट बता रहा हूं कि इस टेबलेट को खाओगे तो दारू पीने की आदत छूट जाएगी, और रात में आके तुम 4-4, 5-5 बोतल देकर जाते हो और फिर कहते हो अरे भाई मैं भी तो आपके समाज का ही हूं। तो कौन से समाज का है भाई? मैं समाज को बनाने की बात कर रहे हैं और तुम समाज को बिगाड़ने की बात कर रहे हो। ऐसे समाज के लोगों की जरूरत ना मुझे है और न पहले थी और न भविष्य में रहेगी, क्योंकि हम सम्राट अशोक के सच्चे फॉलोअर हैं और हम अपने तरीके से काम करना जानते हैं। तो साथियों कुछ लोग, एक भाई ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखी है। साहब थैंक यू लाइव आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई दीपक, अच्छा
दीपक वर्मा जी ने, अच्छा हाँ, अच्छा अखिलेश साक्या ही है, इन्होंने लिखा हुआ है कि जो है आप जन अधिकार पार्टी में शामिल क्यों ना हो जाएं, बताओ। अभी बात वही थी। तो भैया बीआरपी का मतलब क्रांति है यार, जन अधिकार पार्टी नहीं है। जन अधिकार पार्टी में बाबू सिंह को सिर्फ मंत्री बनना है और हमें क्या करना है, पूरे देश में अपनी विचारधारा को स्थापित करना है और हर मानव को खुशहाल बनाना है। दीपक जी लिखते हैं जन अधिकार पार्टी की कोई विचारधारा सिद्धांत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बीआरपी एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और भारत देश की पहली ऐसी पार्टी, मैं बता दूं कि अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है जो बीआरपी का स्ट्रक्चर लेकर आई हो। अभी तमाम लोग कॉपी मार रहे हैं। जैसे जो बीआरपी का स्ट्रक्चर, अखिलेश यादव ने बहुत सारे हर जाति बिरादरी के लोगों को छोटे छोटे पदों पे रखा है। अरे छोटे पदों पे रख रहा है भाई, तो बड़े पदों पे कौन रखेगा, तुम्हारे पापा हैं? अखिलेश यादव वास्तव में अगर सच्चा इंसान है, सच्चा समाजवादी है, तो मैं चैलेंज करता हूं अखिलेश यादव को कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ें और प्रधानमंत्री के पद की तैयारी करें और दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएं। ऐसा संभव हो सकता है क्या? कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगले की सोच सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री तक है। अगले की सोच सिर्फ और सिर्फ अपनी खेती तक है। तो वह व्यक्ति ना प्रधानमंत्री बनना चाहता है और ना मजदूरी करके खाना चाहता है। वो मुख्यमंत्री बन करके सिर्फ जनता का शोषण करना चाहता है और अपना पेट भरना चाहता है। उनका एक धंधा बन गया है। संतोष कुमार बौद्ध जी, संतोष कुमार बौद्ध जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय महान सम्राट अशोक। अंकिता वर्मा जी, थैंक यू। संजीव साकिया जी, जय भारत। और अंकिता जी, लोग बीजेपी से परेशान हो गए और किसी भी हाल में बीजेपी को हटाने की कोशिश में हैं। ठीक है, एग्री, लेकिन बीजेपी को हटा के फिर तो वही कंडीशन होगी। मैं ये कहता हूं आप कहीं मत जाओ, जिसकी सरकार बने बनने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरपी मौर्य के अंदर इतनी क्षमता है, आप भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करिए, आपके हर अधिकार सम्मान की लड़ाई हम लड़ लेंगे। और अभी मैंने बताया कि हमारे पास फंडिंग की कमी नहीं है। 5 लाख 10 लाख लोग बीआरपी पार्टी में अगर हो गए हैं तो डेली 10 लाख रुपया आएगा। कभी किसी को मदद करने की जरूरत पड़ेगी, हम मदद कर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में सरकार बनाने की बात मत करिए। और नहीं तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। 2022 जो है कोरोना ने डिस्टर्ब कर दिया है। अभी 60 पार्टियां हमारे साथ लगी हुई हैं। अब देखते हैं हम लोग कहां तक परफॉर्म कर पाते हैं, ये भविष्य बताएगा। लेकिन अगर कहीं हम लोग डाउन पड़ते हैं, किसी भी तरीके से जो है हम लोग उस लेवल को नहीं अचीव कर पाते हैं, तो भी हमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फाउंडेशन बना रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं। किसका पेड़? बनियान का पेड़, बरगद का पेड़। और बरगद का पेड़ अभी तो छोटा है, और अगर जब बरगद का पेड़ बड़ा होगा तो हर किसी को छाया देगा और उसकी हर एक लता हमारे युवा बनेंगे। लता मतलब जान रहे हैं ना, जो टहनियां लटकती हैं, वे टहनियां बरगद का पेड़ देखे होंगे। बरगद के पेड़ में जो जड़ें निकलती हैं साइड में, आपने देखा होगा, और सारे के सारे वो फाउंडेशन बन जाती हैं। वैसे ही बीआरपी का हर एक सदस्य जो है वो हमारा फाउंडेशन बनेगा। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई अभी सरकार बना लेंगे, जल्दबाजी में हो जाएंगे, कल बिगड़ जाएंगे, चलो अखिलेश यादव सपोर्ट कर दो, चलो ये कांग्रेस में चले जाएं, चलो समथिंग ये कर ले। किस बात की? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है हमारी आपकी यार। लड़ाई तो अभी शुरू हो रही है। 75 साल बीत गया, अभी तक कोई ऐसी पार्टी भारत देश में नहीं आई थी, लेकिन अब शुरू हो रहा है ना खेल, तो अब शुरू होगा। और मैं बता रहा हूं कि बीआरपी का विकास, बीजेपी कांग्रेस का विनाश, मीन्स ब्राह्मणवाद का खात्मा। ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा। और बीआरपी अभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसलिए लोग अभी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब बीआरपी अपने फॉर्म में होगी तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी, सबसे पहले राहुल गांधी ही हमारे विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि बीआरपी का विकास, इनकी जड़ों का विनाश हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो स्ट्रक्चर लेकर के हम आए हैं, समाज में जो बैलेंस सोसाइटी को हम क्रिएट करने जा रहे हैं, उस बैलेंस सोसाइटी को जिस दिन हम क्रिएट कर देंगे, लोगों के बीच में हमारी बात पहुंचने लग जाएगी, उस दिन सारे लोग बीआरपी को ही एक्सेप्ट करेंगे
बाकी पार्टियों को लात मार के आ जाएंगे। रिंकू साक्या जी, जन अधिकार पार्टी में आओ सर। देखो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं आपको बता दूं, एक बात स्पष्ट कर दूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी किसी भी पार्टी में अपना विलय कभी भी नहीं करेगी, नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि गठबंधन अगर होगा तो शर्तों पर होगा। शर्तों का मतलब मिशन अशोका राज के लिए ही काम होगा, उसके अलावा नहीं काम होगा। तीसरी बात, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा से कभी भी समझौता नहीं होगा। चौथी बात, हमेशा योग्यता को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब ये मत कह दीजिएगा कि बाबू सिंह जी का बहुत बड़ा अनुभव है तो वही बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आजकल के युवा बुढ़ों से 100 गुनी रेस से ज्यादा तेज चलते हैं। इसीलिए बुढ़ों का मार्गदर्शन, बुजुर्ग जो हमारे समाज में हैं उनका मार्गदर्शन चाहिए, और जो युवा हैं उनका नेतृत्व चाहिए समाज में। और अगर आप बुजुर्ग हो गए हैं तो इतना त्याग आपके अंदर होना चाहिए कि अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखने की क्षमता और खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर बूढ़े दादा ही स्वार्थी हो जाएंगे तो छोटे युवा जो घर के होते हैं उनको दूसरे तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा, उन्हें विद्रोह करना पड़ेगा। अगर उन्हें विद्रोह करना पड़ेगा और अगर मैं वो विद्रोही हूं तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा विद्रोह हर स्तर पर समाज हित में है। ये मैं तो कह ही रहा हूं और कोई भी इसको गलत भी साबित नहीं कर सकता है। दीपक वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देश का नेता कैसा हो, चलो ठीक है, आरपी मौर्य जैसा हो। मेरा आपसे निवेदन है, एक नहीं लाखों करोड़ों आरपी मौर्य पैदा हों आपके समाज में, क्योंकि बहुत सारे गली गली में गुंडे मवाली हो गए हैं। हर किसी से लड़ना है, अपनी बात को हर जगह रखना है। लड़ाई जो है काफ़ी लंबी है, इसलिए जो है फाउंडेशन बनाइए, अपना एक स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म तैयार करिए। जय भारत। शिव कुमार जी, राकेश साक्या जी लिखते हैं, अशोका राज ही देश का विकास, अशोका राज लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम हमारे साथीगण पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। मैं सम्राट आशीष जी, राइट, दीपक वर्मा जी, सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अरविंद कुमार जी, बिल्कुल सही। और जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। साक्याभिषेक मौर्य जी, देखो मैं आपको बता दूं कि हम लोग छोटे मोटे लोग हैं और जन अधिकार पार्टी वाले बहुत बड़े लोग हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि साक्याभिषेक मौर्य जी कि यहाँ पर कमेंट करके आप अपना लेवल डाउन मत करिए। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग कहेंगे कि जन अधिकार पार्टी में ज़्यादा लोग हैं, आरपी मौर्य में कम लोग हैं, बीआरपी में कम लोग हैं, तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि वह जन अधिकार पार्टी छोड़ करके सपा ज्वाइन कर लें और बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर उससे भी ज़्यादा लोग हैं और उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि बीजेपी के भक्तों में और आप जैसे भक्तों में कोई अंतर नहीं है। मैं दिन भर बोलता रहूँगा, दिन भर समझाता रहूँगा, लेकिन इतने भक्त इस देश के अंदर हैं, वे समझने का नाम नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए जब कोई क्लास होती है तो क्लास में 100% बच्चे परफॉर्म नहीं करते हैं, 2, 4, 10% बच्चे टॉप लिस्ट में होते हैं, कुछ मिडल लिस्ट में होते हैं और बाकी सब फेल्योर होते हैं। तो ऐसे ही स्थिति हमारे समाज की है। हमारे समाज में जो लोग सो रहे हैं वो तो सो ही रहे हैं, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, राम भरोसे जिंदगी कट रही है। और जो लोग जग रहे हैं वे भटके हैं, कुछ तो भटके हैं और ढेर सारे लटके हैं। तो मेरा इन भटके और लटके साथियों से अनुरोध है कि ये भटकना और लटकना बंद करिए, अपने पैर और अपने दम पर चलने का प्रयास करिए, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा इतने महान नहीं है कि आपको नेता बना देंगे, लेकिन मैं आरपी मौर्य छोटा सा व्यक्ति आपको नेता जरूर बना सकता हूँ, आपको भारत देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जरूर बना सकता हूँ। तो निर्णय आपको करना है
कि आप नेता वाली लड़ाई लड़ेंगे, प्रधानमंत्री वाली लड़ाई लड़ेंगे, या आप चपरासी वाली नौकरी मतलब नौकरी पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैं आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दूंगा तो चपरासी वाली नौकरी तो आपको मिलना जायज़ है और जिसको चाहेंगे आप देंगे, लेकिन अगर आपकी सोच सिर्फ चपरासी तक है तो आपको मैं बता दूं आपको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है। इसलिए इतिहास जो हमारा होता है, इतिहास को पढ़ करके हम लोग बार बार गलती करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। इतिहास इसलिए होता है कि अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हम दोबारा गलती ना करें, लेकिन हमारे आप जैसे होनहार लोग बार बार गलती करते रहते हैं। उसके बाद कहेंगे मोदी दुष्ट है, अखिलेश यादव दुष्ट है, योगी आदित्यनाथ दुष्ट है। अरे दुष्ट तो सारे हैं, तुम क्या कर रहे हो? प्रश्न यहां पर बनता है कि आप क्या कर रहे हो। जब तक आप स्टंट नहीं करोगे तब तक ना कोई भी दुष्ट का विनाश नहीं होना है और ये ना दुष्ट जाने वाले हैं कहीं पर। लगातार 75 सालों से देश और समाज को तो लूट ही रहे हैं और आगे भी लूटते रहेंगे। डॉक्टर अच्छे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। और आपके अंदर नेतृत्व क्षमता हम देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अगर आपको राजनीति में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो फ्रंट में आने का कष्ट करें और अच्छी से अच्छी भूमिका निभाएं जिस क्षेत्र में आप जहां चाहें। वैसे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपकी पार्टी है। सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी, निवेदन है साथियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करें, क्योंकि एक चीज़ समाज की और मैं दयनीय दशा के बारे में बात करूंगा। समाज बड़ी जल्दी जो मीडिया में कोई उछलता है ना, उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे हाईलाइटेड हुआ कहीं किसी काम में, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जैसे मार्केट में कोई चीज गए और चमकती हुई दिखी, आपको ये नहीं पता हो, देखो जैसे बम होता ना, जो बम, वो बहुत, जो बम होता है बहुत चमकता हुआ रहता है और बड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है, सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि जो बच्चे उसको देखें, जब बच्चे उसको देखें तो बच्चे दौड़ पड़े आपकी तरफ, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। सेम वैसा ही अगर आपके समाज में पेशकश होती है कोई अट्रैक्टिव चीज, तो हमारा समाज ये नहीं समझ पाता है कि ये नकली है कि असली है, बस दौड़ पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक उदाहरण हमारे पास है ऐसे ही आपके समाज में, और इतना जरूर हिंट करूंगा कि महिला हैं वो। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि सोच समझकर किसी को प्रमोट करिए, किसी को सपोर्ट करिए। कभी कभी आपका प्रमोशन आपके लिए जहर बन जाए, ये ठीक नहीं है। सोनिया गांधी की पार्टी में मौर्य का कोई चेहरा नहीं है, मैं इंडिकेट करूंगा, और वो मौर्य का चेहरा ढूंढ रही हैं और वो भी महिला चेहरा ढूंढ रही हैं। इंटरनल प्लानिंग हो चुकी है, बस समाज में आपके फेथ लिया जा रहा है, और जैसे ही फेथ मिल जाएगा आप कहोगे ओके ओके सिस्टर ओके, तैसे प्रियंका गांधी लॉन्च कर देंगी और आप खुद कहोगे यार आरपी मौर्य तो अभी मीडिया में आता नहीं है, और वो महिला तो मीडिया में आती है या दिखती है, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारा उस महिला से दिक्कत नहीं है, कोई भी फेम कमाए, समाज में नाम बुलंद करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जागरूक प्राणी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर समाज को गुमराह करता है या गलत डायरेक्शन में डायरेक्शन देता है तो फिर मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है साथियों। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जो है इन सब चीज़ों को लेकर के आप अलर्ट रहिए, और जो चीज़ बेहतर है वो चीज़ मानिए, उस कार्य को आगे बढ़ाइए, जल्दबाजी में मत पड़िए। 75 साल हो गए आपके देश को लूटते हुए, 2-4 साल और लूटने दीजिए। मोदी और योगी के बस में नहीं है कि भारत देश का एक भी कोना हिला लें। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ब्राह्मण राष्ट्र बना देंगे। मैं आपको बता दूं इनके बस का कुछ नहीं है। ये केवल और केवल हमारे 80 वर्ग के जितने भी संगठन चल रहे हैं, जैसे बामन मेश्राम हो गए या तमाम अन्य लोग जो हैं, इनकी विचारधारा मूल निवासी कंसेप्ट वाले, ये लोग सिर्फ आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणवाद को ही बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इसलिए इस देश के अंदर ना तो ब्राह्मणवाद चलेगा,
मनोवाद चलेगा और ना ही इस देश के अंदर मूल निवासी कंसेप्ट। अब दूसरा नाम मैं नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं कि कौन लीड कर रहा है। वो ब्राह्मणवाद में कोई भी ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति आपको आगे नहीं जाने देगा, और इधर एससी वर्ग में भी मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी एससी वर्ग का लीडर आपको आगे नहीं जाने देगा। तो दोनों तरफ से आप फंसे हुए हैं सैंडविच की तरह। और अगर आपने नेतृत्व तो बढ़िया किया, सपोर्ट किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, तो हमारा उद्देश्य है कि हमें ब्राह्मणों को भी साथ में लेकर चलना है और हमारे एससी भाइयों को साथ में लेकर चलना है जो गुमराह हैं, जिनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि भैया 80-85 की लड़ाई लड़नी है। आरपी मौर्य को, बीआरपी को 80-85 की लड़ाई नहीं लड़नी है। देश को न बांटना है और न बंटवाना है। हम सर्व लोग हित में काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है भवतु सब मंगलम, मानव का कल्याण हो। हम मानव के खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। हम मानव जीवन को कल्याण बनाने के लिए, कल्याण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सम्राट अशोक की नीतियों पर काम कर रहे हैं, और इस नीतियों के बियॉन्ड जो आता है वो हमारे लिए विदेशी भी होगा, हमारे लिए वो शत्रु भी होगा, या हमारे लिए विरोधी भी होगा। हम उससे लड़ेंगे, चाहे वो मौर्य बिरादरी का ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा सगा भाई ही क्यों ना हो, या हमारी सगी सिस्टर ही क्यों ना हो। तो साथियों, मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें हो गई हैं, और जैसा कि टाइम था 8 से 9 का, और 1 घंटे, लगभग 1 घंटे क्या पूरे हो गए 1 घंटे। और मैं अपने जो अच्छे अच्छे विचारों, अगर आप लोग कुछ डिमांड करो, कुछ क्वेश्चंस करो, तो मैं अच्छी चीज़ों को लेकर के आपके बीच में आऊँ। चलते चलते मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जिन जिन लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है, आप लोग अपना फोटो देख लेते हो और उसे 2-4 ग्रुपों में शेयर कर देते हो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों के अंदर इतना समय नहीं होता है कि जब आपकी आईडी बनती है, उस आईडी के नीचे लिखा क्या होता है। गाइडलाइन जितनी भी लिखी होती है, आप लोगों को गाइडलाइन नहीं पढ़ते हो कि हमें अब आगे क्या करना है। तो चेन हमारा तब बढ़ेगा जब हमारे जितने भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, वे कार्यकर्ता लगातार एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज आरपी मौर्य पूरे भारत में हर घर में जाके सदस्यता नहीं दिला सकता है, हर भाई से आईडी नहीं मांग सकता है, फोटोग्राफ नहीं मांग सकता है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जिम्मेदारी से करें। बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपकी पार्टी है, आपके लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। ये हमारा दावा है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जिस दिन सत्ता में आती है, उस दिन भारत देश की जितनी भी बीमारी है वो एक तरफ से साफ हो जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। साथियों, आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। आप सभी लोगों ने लगातार लाइव बने रहे, अपना साथ सहयोग बनाए रखें, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से आपको कोटि कोटि आभार। आप सोशल मीडिया को मजबूत करिए, आप सोशल मीडिया को मजबूत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो हमें और आपको नहीं बुलाएगी। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जो केस यहाँ का था, कहाँ का, लखीमपुर का, अगर ये केस कोई दलित परिवार का होता, कोई मौर्य का होता, तो इतना तूल नहीं पकड़ता। ध्यान रखिएगा, वो पंडित और मिश्रा तक सीमित था, इसलिए इतना बड़ा हो गया सब कुछ। कानपुर का केस हुआ, नहीं हुआ। वहाँ का फतेहपुर का केस हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो देश के अंदर हमेशा जातीय व्यवस्था मेंटेन है। सत्ता में बैठे लोग जातीयता पर ही विशेष ध्यान दे रहे हैं, और जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी अपनी जातियों के लिए कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर गोदी मीडिया हमें नहीं दिखा रही है, आपको नहीं दिखा रही है, तो हम लोग मिलकर अपनी मीडिया बनेंगे। सोशल मीडिया में बहुत बड़ी पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसे शेयर करें और जन जन तक